आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे उदाहरण 6.8। कह रहा है 70 सेंटीमीटर लंबी और 4 किलोग्राम द्रव्यमान की धातु की छड़ के दोनों सिरों से 10 सेंटीमीटर दूर रखे दो क्षुरधारों पर टिकी है। कह रहा है इसके एक सिरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 किलोग्राम द्रव्यमान का एक भार लटकाया गया है। क्षुरधारों पर लगने वाले प्रतिक्रिया बलों की गणना कीजिए। छड़ को समांग और समान अनुप्रस्थ काट वाली मान सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको इंग्लिश में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक ये धातु की छड़ है, 70 सेंटीमीटर लंबी है और इसका वजन 4 किलोग्राम है। सपोर्टेड ऑन टू नाइफ एज, ये चाकू की धार के समान पहने नुकीले दो बिंदुओं पर ये टिकी हुई है, K1 और K2। तो कह रहा है कि टू नाइफ एज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, प्रत्येक किनारे से, यहां से नापा जाए तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर K2 है, इस किनारे से नापा जाए तो ये 10 सेंटीमीटर K1 है। तो दोनों किनारों से 10 सेंटीमीटर पर ये क्षुरधार यानी चाकू की तरफ पहने नुकीले इन पॉइंटों पर ये छड़ टिकी हुई है। कह रहा है 6 kg लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। कह रहा है एक 6 किलोग्राम का कोई लोड या भार 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए G है, यहाँ पर वेट रखा गया है जिसका किनारे से 30 सेंटीमीटर दूरी है। कह रहा है फाइंड द रिएक्शंस एट द नाइफ एज। कह रहा है ये जो R1 R2 है ये प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन है, क्योंकि ये जो राड है यहाँ पर टिकी हुई है तो इस भार के कारण नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण लगेगा पृथ्वी का, तो प्रतिक्रिया बल ऊपर को लगेगा। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया बल R1 है, यहाँ पर R2 है। तो कह रहा है इन दोनों R1 और R2 को हमें प्राप्त करना है। एज्यूम द बार टू बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड होमोजेनस। कह रहा है हमें ये मान के चलना है कि जो ये मेटल बार है यानी धातु की जो राड है यह सब जगह बराबर मोटाई की है और बराबर द्रव्यमान की है, मतलब समांग है। तो समांग का मतलब सब जगह बराबर द्रव्यमान है। तो इसको देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो देखें यहाँ पर ये P पॉइंट है, P पॉइंट पर W1 भार लगेगा और यहाँ पर अगर G है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बिंदु अगर ये है G, और यहाँ पर पूरी धातु की राड का यहाँ पर अगर गुरुत्व केंद्र है, तो अगर यहाँ पर P बिंदु पर यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई भार रखेंगे जिसका वजन 6 किलोग्राम बता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये छड़ में भार इधर ज्यादा होगा तो ऐसे घूमेगी, इस तरह इधर का पार्ट नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये भार रखने के बाद देखिए ऐसे चिन्ह बनाया है कि जब W1 यहाँ रख देंगे 6 किलोग्राम तो ये ऐसे राड इधर वाली नीचे को और इधर वाली ऊपर को जाएगी, ये इस तरह ऊपर को चिन्ह बनाया है इस प्रकार से। तो देखिए जैसा जैसा है एक एक चीज को समझ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि चित्र 6.26 में छड़ को AB से दर्शाया गया है। AB छड़ है, K1 एवं K2 क्षुरधारों की स्थिति दर्शाते हैं, यानी यहाँ पर चाकू के समान पहने ये K1 और K2 दो पॉइंट है जहाँ पर ये राड थमी हुई है। G एवं P क्रमशः गुरुत्व केंद्र एवं लटकाए गए बल की स्थितियां। G और P, ये G हमारा गुरुत्व केंद्र,
यानी पूरी राड का भार यहीं पर काम कर रहा है। और चूंकि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो यहीं पर W काम करेगा। और P बिंदु जो 6 किलोग्राम का भार रखा जा रहा है वो यहाँ पर रखेंगे। तो जब 6 किलोग्राम का भार रखेंगे तो ये राड ऐसे नीचे की ओर आएगी, तो ऐसे चिन्ह बनाया करके W1 लिखा गया। कह रहा है कि ध्यान दें कि छड़ का भार W इसके गुरुत्व केंद्र G पर कार्य करता है। चूंकि छड़ समांग है यानी सब जगह बराबर द्रव्यमान है और समान की मोटाई की है सब जगह, तो इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पर काम करेगा यानी मध्य बिंदु पर, क्योंकि खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है कि राड समांग है और सब जगह बराबर मोटाई की है। तो छड़ समान अनुप्रस्थ काट वाली और समांग द्रव्य से बनी है, इसलिए G इसका केंद्र है। AB बराबर 70 सेंटीमीटर। क्योंकि छड़ की लंबाई A से B तक 70 सेंटीमीटर है, तो AG कहें या GB कहें, ये मध्य बिंदु पर होगा, यानी AG बराबर GB बराबर 35 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर AG बराबर लिखा है 35 सेंटीमीटर, यानी 70 का आधा। यानी मध्य बिंदु पर गुरुत्व केंद्र काम करेगा, क्योंकि राड बराबर मोटाई की है और होमोजीनस है यानी समांग द्रव्य की बनी है, तो इसलिए सब जगह बराबर द्रव्यमान है। तो जितनी लंबाई है उसके मध्य बिंदु पर गुरुत्व केंद्र होगा। AP बराबर 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बताया है कि किनारे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 किलोग्राम का भार रखा गया है, तो AP बराबर 30 सेंटीमीटर। PG बराबर 5 सेंटीमीटर। चूंकि A से G की दूरी 35 सेंटीमीटर है और A से P की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो 35 में 30 घटा दें तो P से G के बीच की दूरी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। AK1 बराबर BK2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो AK1 बराबर BK2, ये किनारों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये चाकू नुमा पैने स्तंभ लगाए गए हैं जिनमें राड टिकी है, इसलिए AK1 बराबर BK2 बराबर 10 सेंटीमीटर और K1G बराबर K2G बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए A से G के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर है, AG बराबर 35 और AK1 बराबर 10 सेंटीमीटर, BK2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना बचा? 35 में 10 घटा दे तो 25 बचा। तो इसीलिए K1G बराबर K2G बराबर 25 सेंटीमीटर। K1G बराबर K2G बराबर ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। एवं W बराबर छड़ का भार 4 किलोग्राम ये क्वेश्चन में दिया है, तथा W1 बराबर लटकाया गया भार 6 किलोग्राम ये भी क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 6 किलोग्राम का भार लटकाया गया है। क्वेश्चन में खुद बताया गया R1 एवं R2 क्षुरधारों के आधारों के अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। तो ये R1 और R2 ये अभिलंब जहाँ पर सधे हैं, तो इस पर नीचे की ओर राड के कारण बल लगेगा। तो इसको विरोध में, चूंकि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि आप किसी पर बल लगाएंगे तो बराबर और विपरीत दिशा में उतना ही बल लगेगा, तो यहाँ पर नीचे को जितना बल इस राड की वजह से लगेगा उतना ही प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर विरोध में लगेगा। अब देखिए आगे कह रहा है छड़ के स्थानांतरित संतुलन के लिए। अब छड़ अपने स्थान से इधर उधर खिसके ना, तो उस संतुलन के लिए जरूरी है कि ये सारे जितने बल लग रहे हैं इनका योग 0 होना चाहिए। तो जो ऊपर की ओर बल लग रहे हैं और जो नीचे की ओर ये बल लग रहे हैं, इनको आपस में जोड़ दे तो हमारे कुल बल निकल आएंगे। तो ये देखिए R1 ऊपर की ओर है तो R1 प्लस ये R2 ऊपर की ओर है तो R2 प्लस, अब ये चूंकि W1 नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, तो माइनस साइन लिख करके हम लोग लिखेंगे W1 प्लस माइनस साइन लिख करके लिखेंगे W2 बराबर 0। अब इसको अगर सिंपल करें तो R1 प्लस R2 माइनस W1 प्लस W2
बराबर 0 हो जाएगा। ये स्थानांतरीय संतुलन यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ऐसा होगा। तो यहाँ पर देखिए R1 + R2 - W1 - W बराबर 0 लिखा गया है। हमने W2 लिख दिया, यहाँ पर W लिखा है तो W2 की जगह W लिखा जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। यह स्थानांतरीय संतुलन यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की शर्त हो गई। अब देखिए ध्यान दें कि W1 एवं W ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर तथा R1 एवं R2 ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर लगते हैं। ये ऊपर की ओर लग रहे हैं R1 और R2, W1 और W नीचे की ओर लग रहे हैं। घूर्णी संतुलन की दृष्टि से हम बलों के आघूर्ण ज्ञात करते हैं। एक अब देखिए घूर्णी संतुलन यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात हो रही। तो एक ऐसा बिंदु जिसके पड़ता है आघूर्ण ज्ञात करने से सुविधा होगी, वो क्या है? G है। तो ध्यान दीजिए कि G हमारा केंद्र बिंदु है, तो इसी केंद्र बिंदु के परितः ही हम लोग आघूर्ण को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है R2 और W1 के आघूर्ण वामावर्त यानी धनात्मक है, जबकि R1 का आघूर्ण दक्षिणावर्त यानी ऋणात्मक है। तो ध्यान दीजिए पीछे जब हमने पढ़ा है तो वहाँ NCERT में लिखा था कि वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज जितने भी रोटेशन होंगे, घूर्णन होंगे, उनको पॉजिटिव लिखना है, और क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त जितने भी रोटेशन होंगे उनको ऋणात्मक लिखना है। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि R2 और W1 वामावर्त है, तो R2 और W1 हमारे ये वामावर्त है। तो ध्यान दीजिए कि R2 ये देखिए इधर को तीर लगाया है, और W1 अगर हम यहाँ पर कोई भार लटकाएंगे तो ये छड़ नीचे की ओर जाएगी। तो देखिए ऐसे चिन्ह लगा है, और जब ये इधर नीचे को जाएगी तो इधर ऊपर को जाएगी। तो R2 और W1 हमारे एंटी क्लॉकवाइज है यानी वामावर्त है, इसलिए इनको धनात्मक लेंगे। और जबकि R1 का आघूर्ण ऋणात्मक होगा, और R1 जो है ये R1 अगर ऐसे वस्तु घूमेगी इसके कारण R1 इसके कारण, तो ये दक्षिणावर्त घूमेगी और इसलिए इसको ऋणात्मक लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा बारीकी से कि जब हमने लिया W1 तो K2 लिखा, तो जब R1 लिखा तो K1 क्यों नहीं लिया, ये समझने की बात। तो ये यहीं पर टिका है इसलिए K1 नहीं लिया, और G से ये W क्यों नहीं लिया, K2 और W1 लिया, तो K1 और W लेना चाहिए था, लेकिन K1 और W दोनों क्यों नहीं लिया, क्योंकि W पर पूरा गुरुत्व केंद्र काम कर रहा है, तो ये बिंदु यहाँ से दूर नहीं है। जबकि आघूर्ण के लिए बल गुणे लगे हुए बल की लंबवत दूरी लेते थे, तो ये यहाँ से दूरी ही नहीं है यार, 0 है, इसलिए G की जिक्र हम लोग नहीं कर रहे, इसको बारीकी से समझ लीजिए। अतः घूर्णी संतुलन के लिए, तो घूर्णी संतुलन के लिए देखिए एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखेंगे और क्लॉकवाइज को निगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा R1 है ये दक्षिणावर्त है यानी क्लॉकवाइज है, तो इसको निगेटिव लिखेंगे। तो इसलिए प्रतिक्रिया बल गुणे बल के बीच की लंबवत दूरी। तो ध्यान दीजिए इस चीज को बहुत बारीकी से समझना है, नहीं आप लोग गलती करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चूंकि वामावर्त दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त को निगेटिव लिखना है, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लगा है R1 लिख के, और गुणे लगा हुआ प्रतिक्रिया बल की केंद्र से लंबवत दूरी। तो गुरुत्व केंद्र ये है, तो R1G तक जो दूरी है ये लंबवत दूरी ली जाएगी, क्योंकि प्रतिक्रिया ऐसे तो इसका 90 डिग्री कोण ये R1G होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए K1G लिखा गया है, R1G नहीं, ये जो बिंदु है K1, तो K1G ये दूरी ये लिया गया, ये तो प्रतिक्रिया बल है, K1G लिया गया। तो इस प्रकार से एक एक चीज को बारीकी से आप लोग समझते चलिए। प्लस W1PG लिखा गया है। अब इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ये जो भार या बल काम कर रहा है, तो ये W1 हो गया,
और चूंकि ये इधर को घूमेगा, वामावर्त को पॉजिटिव लेना है, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है। और बल गुणे बल के बीच की दूरी, लंबवत दूरी, तो PG ये लंबवत दूरी है, W1 के साथ लंबवत दूरी ये PG है, इसलिए यहाँ पर PG लिखा गया है। इसको गौर करिए। प्लस R2 K2G। अब इसको भी समझिए। अब देखिए R2 के कारण भी वामावर्त घूम रहा है, इसके कारण भी वामावर्त, इसके कारण भी वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो R2 गुणे बीच की लंबवत दूरी K2G लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर K2G लिखा गया, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से समझिए कि इस बिंदु पर WG और ये इस बिंदु पर कोई दूरी नहीं है, तो दूरी 0 होगी, तो इसके लिए कोई बलाघूर्ण की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं GW के लिए, इसको ध्यान देना। तो यह दिया गया है कि W बराबर 4 किलोग्राम द्रव्यमान था। यम, ध्यान दीजिए यहाँ गलती ना करिएगा, इसको बारीकी से समझिए। W बराबर mg होता है, W बराबर mg होता है। हमको m दिया गया है 4 किलोग्राम, तो अगर W लिखना हो तो 4g लिखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर 4 × g का गुणा किया गया है। और भार या बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए न्यूटन लिखा। W1 6 किलोग्राम, तो 6 में g का गुणा किया गया, क्योंकि द्रव्यमान 6 किलोग्राम दिया है मास, और वेट लिखेंगे तो वेट बराबर मास गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो g का गुणा किया गया, जहां g गुरुत्व के कारण त्वरण, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन बारीकियों को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो समीकरण फर्स्ट में आंकिक मान प्रतिस्थापित करने पर, तो जो समीकरण फर्स्ट हमको मिला है उसमें आंकिक मान अगर हम लोग रख दें तो बात बहुत अच्छी बन जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट समीकरण R1 + R2 - W1 - W बराबर 0 है, तो R1 + R2 - W1 - W, तो W1 4g है, 4g, W -W1 है, W 4g है, W1 6g है, लिख दिया गया, बराबर 0 हो गया। तो ये R1 + R2 आ गया 10g बराबर 98 न्यूटन। g की वैल्यू 9.8 रखेंगे तो ये आ जाएगा 98 न्यूटन। अब समीकरण 2 से अब R1 + R2 बराबर 98 आ गया है, तो ये हो जाएगा -R1, तो -R1 लिख दिया, और बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर थी। K1G देखिए पीछे, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 का गुणा होगा, तो ये आ गया 0.25 R1 प्लस। अब PG 5 सेंटीमीटर था तो 0.05 मीटर होगा, W1 है तो W1 लिख दिया गया, प्लस K2G हमारा 25 सेंटीमीटर था, मीटर में बदलेंगे 100 का भाग देंगे तो 0.25 हो गया, R2 की तरह R2 लिख दिया, बराबर 0। या अब R1 - R2 हो जाएगा बराबर 1.2g हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व करने पे R1 - R2 बराबर 1.2g। ये W1 की वैल्यू रख देंगे उठा के, W1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो सॉल्व करेंगे तो R1 - R2 आ जाएगा 11.76 न्यूटन। तो समीकरण 3 तथा 4 से इनको सॉल्व करेंगे, आपस में लिख के, तो ये कट जाएंगे जब जोड़ेंगे, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर R1 की वैल्यू जब आ जाएगी तो इन दो में से किसी एक समीकरण में रख के R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये लोग आप 10 में पढ़ चुके हैं, करिए। जब आप लोग नहीं कर पाएंगे तो जब हम रिवीजन कराएंगे तो वहाँ सारी चीज़ करके दिखाएंगे, अभी आपके लिए छोड़ रहे हैं। तो ये सॉल्व करने पे R1 आ गया 54.88 न्यूटन, R2 बराबर आ गया 43.12 न्यूटन। ध्यान दीजिए 88 हमने बोला है, वैसे दशमलव के बाद के जितने अंक हों उनको अलग अलग बोला जाता है। जैसे 54 इधर तो कह सकते हैं, इधर 88 नहीं कह सकते,
54.88 न्यूटन, ये सही कहने का तरीका है। अतः क्षुरधारों के आधारों के प्रतिक्रिया बल है, तो जो छुरी रखी गई है, चाकू की नोक की तरफ पहनी छुरी रखी गई, उनमें प्रतिक्रिया बल K1 और K2 कितना है? 55 न्यूटन और 43 न्यूटन। K1 पर जो प्रतिक्रिया R1 है वो 55 न्यूटन है लगभग, और K2 पर प्रतिक्रिया बल 43.12 न्यूटन या लगभग 43 न्यूटन है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कह रहा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक 3 मीटर लंबी सीढ़ी एक घर्षण विहीन यानी फ्रिक्शनलेस दीवार के साथ झुका कर टिकाई गई है। मतलब इस दीवार में कोई घर्षण नहीं है, यानी फ्रिक्शन नहीं है, ये खिसकती चली जाएगी। इस जैसा चित्र 6.27 में दर्शाया गया है। इसका निचला सिरा फर्श पर दीवार से 1 मीटर की दूरी पर है। दीवार और फर्श के प्रतिक्रिया बल ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि दीवार और फर्श के प्रतिक्रिया बल हमको ज्ञात करना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे से समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और पढ़ने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम क्वेश्चन अब कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 3 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी रखी गई, इसकी लंबाई 3 मीटर है और 20 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है। तो सीढ़ी जितनी लंबी है, तो सीढ़ी अगर एक समान है सब जगह, द्रव्यमान हर पॉइंट पर बराबर काम कर रहा है, जैसा ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा, तो जाहिर सी बात है कि सीढ़ी के मध्य बिंदु पर गुरुत्व केंद्र होगा, जहां पर पूरा भार केंद्रित होगा। तो ये देखिए डी पॉइंट माना गया है, यहीं पर पूरा भार केंद्रित हो रहा है, और ये ई पॉइंट पर पृथ्वी में दिखाया गया। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट इस दीवार से टिका है, तो दीवार पर इस सीढ़ी के कारण बल लगेगा, तो इसका प्रतिक्रिया बल न्यूटन के हिसाब से क्रिया के विपरीत लगेगा। तो चूंकि इस बिंदु पर सीढ़ी का बल दीवार पर इधर को लगेगा, ध्यान दीजिए इधर को लगेगा, इसीलिए प्रतिक्रिया बल F1 इधर को है। क्रिया के विपरीत दिशा में बराबर मात्रा में प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो पॉइंट टिका हुआ है, इस पर क्रिया नीचे की ओर होगी, तो इसकी प्रतिक्रिया ऊपर की ओर होगी। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल रिएक्शन N लिखा है, और यहाँ पर बल F2 को थोड़ा सा इधर झुका करके लिखा है। क्यों? इसका कारण ये है कि जब ये सीढ़ी खिसकना शुरू कर देगी, तो ये जब खिसकेगी तो इस प्रकार से चलेगी, ये ऐसे इसमें नीचे खिसकती चली जाएगी, तो ये छोर इधर को खिसकते चला जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये धीरे धीरे इधर को मुड़ता चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो F2 लिखा है ये थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्शन से इधर को एंगल बना करके लिखा गया है, इसको ध्यान देना। अब देखिए जो निचला सिरा है AC के बीच की दूरी 1 मीटर है, क्वेश्चन में खुद ही बता रहा है। तो फर्श और दीवार के प्रतिक्रिया बल ज्ञात कीजिए, तो इनको हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। ये दूरी 3 सेंटीमीटर है ये पूरी, और ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये कोण 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से BC का स्क्वायर बराबर AC एक कर्ण है, विकर्ण है, तो AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर BC निकालना हो तो अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट AB हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस AC हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 8, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको 2√2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से BC को 2√2 मीटर लिखा गया है। आप देखिए आगे देखते हैं, इसको क्वेश्चन को करते हैं और करके समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है
कि सीढ़ी AB की लंबाई बराबर 3 मीटर, इसके पैरों की दीवार से दूरी AC बराबर 1 मीटर, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार BC बराबर 2√2 मीटर, जैसा हमने निकाल के आपको बताया। सीढ़ी पर लगने वाले बल है, इसके गुरुत्व केंद्र D पर प्रभावी इसका भार W। तो सीढ़ी पर कितने बल लग रहे हैं? एक तो इसके गुरुत्व केंद्र पर इसके भार के कारण लगने वाला बल W, तो ये W लगेगा। फिर आगे कह रहा है कि इसके गुरुत्व केंद्र D पर प्रभावी इसका भार W, ये हो गया। दीवार और फर्श के प्रतिक्रिया बल F1 और F2, तो दीवार यानी ये दीवार के कारण F1 और इसके कारण ये F2 प्रतिक्रिया बल लग रहे हैं। तो वही कह रहा है दीवार और फर्श के प्रतिक्रिया बल, ये दीवार का प्रतिक्रिया बल F1 और ये फर्श का F2 है फर्श का। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पॉइंट में कोई एंगल नहीं है तो 90 डिग्री है। यहाँ पर देखिए ये एंगल है, तो जितना झुकाव है उसी हिसाब से F2 भी झुका हुआ है। तो ये F1 और F2 हमने समझ लिया। कह रहा बल F1 दीवार पर अभिलंबवत है क्योंकि दीवार घर्षण विहीन है। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो बल F1 है वो दीवार के अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के कोण पर है क्योंकि दीवार घर्षण विहीन है। बल F2 को दो अवयवों में विभाजित किया जा सकता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल न्यूटन N एवं घर्षण बल F। तो चूंकि ये फर्श घर्षण युक्त है तो इसलिए दो बल है, यहाँ पर घर्षण नहीं है दीवार में, इसलिए F1 इसका प्रतिक्रिया बल है। यहाँ पर घर्षण के कारण नॉर्मल रिएक्शन इस बिंदु पर पिंड के 90 डिग्री पर होती है, परपेंडिकुलर ऊर्ध्वाधर, तो इसलिए नॉर्मल रिएक्शन लिखा गया। और घर्षण के कारण तो कुछ प्रतिक्रिया बल का हल्का सा झुकाव होगा तो इसलिए कोण के साथ लिखा गया। तो इसीलिए कह रहा है कि क्योंकि दीवार घर्षण विहीन है इसलिए F1 दीवार पर अभिलंबवत है। बल F2 को दो अवयवों में वियोजित यानी डिसोसिएट किया जा सकता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल N एवं घर्षण बल F। तो ये घर्षण बल है F2 या F, ठीक ना, ये F, ये घर्षण बल। तो ये इधर को देखिए, ध्यान से समझिए, ये गलत बता रहे हैं, F ये वाला है, ये तो F2 है। ये F जो है चूंकि ये खिसकेगी तो इधर को जाएगी, और ये पॉइंट नीचे को आएगा और ये पॉइंट इधर को जाएगा, तो बल इधर को लगेगा तो घर्षण बल बल के विपरीत लगेगा। तो बल के विपरीत F इधर को लग रहा है, इसीलिए कह रहा है कि दो बल काम करेंगे, एक तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर और घर्षण बल इधर को लगेगा। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है ध्यान दें कि F सीढ़ी को दीवार से दूर फिसलने से रोकता है, इसलिए इसकी दिशा दीवार की ओर है। F जो है ये नहीं चाहता कि ये सीढ़ी का ये भाग दूर जाए, ये खिसकने से रोकना चाहता है, क्योंकि घर्षण का काम ही है कि गति का विरोध करे, तो ये रोकने का प्रयास कर रहा है, इसलिए F इधर को है। तो ध्यान दीजिए गंभीरता से कि F सीढ़ी की दीवार से फिसलने से दूर जाने से रोकता है, इसलिए इसकी दिशा दीवार की ओर है। स्थानांतरित संतुलन के लिए यानी ट्रांसलेशनल संतुलन के लिए, यानी फिसल करके रेखीय गति न करे तो ऊर्ध्वाधर बलों का योग शून्य करने पर, तो स्थानांतरित गति को रोकने के लिए ऊर्ध्वाधर बल जो है यानी परपेंडिकुलर जो फोर्स है उनको हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वाधर बल ये N है और ऊर्ध्वाधर बल ये W है, एक दूसरे के विपरीत है, तो इसलिए चिन्ह 0 निगेटिव लिखेंगे, तो N माइनस W बराबर 0। अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव लिखेंगे तो इसको निगेटिव लिखेंगे। तो इसलिए ऊर्ध्वाधर बलों का योग तो हम करेंगे लेकिन वो अपने आप माइनस हो जाएगा, यानी N इस तरह लिखेंगे N प्लस माइनस W बराबर 0। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बल हैं जो एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर हैं, तो इनका योग 0 हो जाएगा। इसी प्रकार क्षैतिज बल ले लें, अगर क्षैतिज बल लेंगे तो अगर हम इस F1 को पॉजिटिव मानेंगे तो इस F को निगेटिव लेना पड़ेगा, तो इसीलिए F माइनस F1 बराबर 0,
यहाँ पर एफ को पॉजिटिव माना है तो F1 को निगेटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए एक में पॉजिटिव साइन है तो दूसरे में निगेटिव बराबर 0। अब देखिए ये क्षैतिज संतुलन के लिए ये हो गया। अब घूर्णी संतुलन के लिए बिंदु ए के परितः आघूर्ण लेने पर, तो बिंदु ए के परितः, तो ये बिंदु ए है, तो इस ए बिंदु के परितः हम लोग आघूर्ण यानी टार्क की बात करेंगे। तो यहाँ पर जब टार्क की बात करेंगे तो घूर्णी संतुलन के लिए बिंदु ए के परितः आघूर्ण लेने पर 2√2F1 माइनस हाफ W बराबर 0। इसको ध्यान दीजिए कि ये लिखा कैसे गया है। तो बल F1 है, ये बल F1 है और यहाँ से इसकी लंबवत दूरी C तक 2√2 है, तो लंबवत दूरी गुणे बल लिया जाता है। तो लंबवत दूरी 2√2 है और बल F1 है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बल है या भार है, इसकी लंबवत दूरी कितना होगी, तो ये दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी, ये पूरी 1 मीटर है तो ये कितनी होगी, आधा मीटर, इसलिए आधा गुणे W किया जाएगा, आधा गुणे W किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आधा गुणे W किया है और चूंकि F1 और W, ये F1 है, ये दाहिनी वामावर्त ऐसे घुमाएगा, वामावर्त ऐसे घुमाएगा, इसलिए F1 के साथ जो लिखा गया है उसको पॉजिटिव लिखा गया है और W इसको वामावर्त घूमने से रोकेगा। ये देखिए बल ऐसे लग रहा है, तो ये जब इसको इधर घुमाएगा तो ये ऐसे जब होकर सीधा हो जाएगी तो ये अब वामावर्त नहीं घूमने देगा, इसका मतलब ये विरोध करेगा, वामावर्त नहीं घुमाएगा, इसलिए इसको निगेटिव लिखा गया, माइनस हाफ W बराबर 0। अब सारी वैल्यू रख देना है। तो अब W बराबर 20 ग्राम बराबर 20 गुणे G, 20G ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि ये 20 तो द्रव्यमान हो गया और इसके साथ जब G का गुणा करेंगे तब भार होगा। तो 20 में G का गुणा हुआ तो 20 गुणे 9.8, ये गुणा का साइन होगा यहाँ, तो ये आ जाएगा 196 न्यूटन। G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ रखा गया समीकरण 1 से। अब समीकरण अगर 1 से देखा जाए तो W की वैल्यू रख देंगे अगर हम यहाँ से उठा के, तो N की वैल्यू निकल आएगी 196.0 न्यूटन, क्योंकि N बराबर W होगा। तो वैसे आ गया, दोनों बराबर, N और W बराबर हो गए। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि N और W एक दूसरे के विपरीत हैं तो बराबर भी है, विपरीत और बराबर क्रिया की प्रतिक्रिया है, ऐसा महसूस हो रहा है। अब आगे देखते हैं समीकरण 3 से। अब अगर 3 से W की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो F1 निकल के आ जाएगा W/4√2, ये आप लोग रख के निकाल लीजिए, तो आ जाएगा 196.0/4√2 बराबर 34.6 न्यूटन। अब ये F1 आ गया। अब समीकरण 2 से F माइनस F1 बराबर 0 है, तो F1 की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो F निकल आएगा। तो देखिए F1 और F भी 34.6 न्यूटन यानी बराबर आ रहे हैं। तो N और W बराबर आ रहे हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत और बराबर हैं, और F1 और F भी बराबर आ रहे हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत और बराबर हैं। और अब अगर F2 की बात करें तो F2 की अगर हम लोग बात करेंगे, ये F2, तो F2 निकालने के लिए क्या होगा कि F2 बराबर √f² प्लस n²। इसको थोड़ा देखते हैं। F2 बराबर F2 बराबर √f² प्लस n², क्योंकि अगर हम ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इस F को अगर यहाँ मान लें, इस तरह कर दें, इस तरह, तो इस तरह अगर हम कर देंगे तो ये हमारा विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण यानी डायगोनल किसी त्रिभुज का, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। तो अगर हम
ये निकालेंगे F2, यानी ये विकर्ण निकालना है। तो जब विकर्ण निकालेंगे तो AF और ये F इसका स्क्वायर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, F2 बराबर अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये F2 विकर्ण है। किसी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस के हिसाब से विकर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो F का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर होगा, और जब F2 का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। F और एन की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 199.0 न्यूटन। तो बल F2 क्षैतिज से अल्फा कोण बनाता है। मान लीजिए बल F2 क्षैतिज से अगर अल्फा कोण बनाता है तो ये अल्फा भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसको ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर फरमाइए, हल्का सा थोड़ा मिस्टेक हुआ है, हमने इसको लंब बता दिया इस भुजा को, जबकि लंब ये है। कोण जो ये है थीटा, तो कोण से जुड़ी हुई जो भुजा होती है वो आधार होती है। तो ये हमारी आधार है, ध्यान दीजिए। हाँ, सही हमने बताया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये F हो जाएगा, ये F, और ये हमारा N है। तो लाल बटे कक्का होता है, ये साइन थीटा होता है, ये कास थीटा होता है, ये टैन थीटा होता है। तो टैन थीटा अगर लिखना है तो लाल बटे कक्का यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये हमारा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, N/F हो जाएगा, N/F। टैन अल्फा बराबर थीटा की जगह टैन अल्फा लिख सकते हैं, टैन अल्फा बराबर लंब बटे आधार यानी N/F, यानी अल्फा बराबर टैन इनवर्स N/F। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आधार हो जाएगा हमारा F और ये हो जाएगा लंब। इसको देखिए, लंब और आधार को आप गलती न करें, इसलिए ऐसा समझिए, इस तरह आपसे गलती नहीं होगी। ये F है, इसको बढ़ा दिए, ये हो गया। ये N को हम यहाँ पे रख दिए ऐसे। अब ये एक हमारा एंगल तैयार हो गया। तो इस एंगल की बात हो रही है, ये है अल्फा। तो अब अगर टैन अल्फा लिखेंगे, टैन अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये N हो जाएगी, N बटे ये आधार F हो जाएगा। इस प्रकार से हमको समझना, इस तरह समझेंगे तो गलती नहीं होगी, क्योंकि एंगल ये अल्फा यहाँ पे लेना है। तो इस तरह थोड़ा उल्टा हो रहा था, इस तरह ज़्यादा सीधा हो गया। तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे, ये देखिए N और F की वैल्यू उठा कर रख दिया, तो आ गया 4√2, यानी अल्फा बराबर टैन इनवर्स 4√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू लगभग आती है 80। ये वैल्यू सॉल्व करने पे 80 आती है। ये ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाएंगे अलग से तो वहाँ पर ये सब वैल्यू निकालना आपको बता देंगे। अब आगे हमारा आ जाता है जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।